नमस्कार। हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंदिता गुप्ता फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कोशिका, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल के बारे में आपको पिछले टॉपिक में बताया गया था, थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में आप पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। इनको कोशिका अंगक भी हिंदी में कहा जाता है, कोशिका अंगक। ठीक है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर बताया गया था सेल का, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल का। सेल में बीच में न्यूक्लियस बताया गया था आपको। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में क्या है, ये क्रोमोसोम्स आ गए हमारे, कई ऑर्गेनेलिस जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, इट इज़ न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। अब सबसे पहला जो अंगक है यानी कि ऑर्गेनेली है वो है ER। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवीय जालिका, क्या बोलते हैं इसको, अंतर्द्रवीय जालिका। तो ये ज़्यादातर न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगी या न्यूक्लियस से ही इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये है ER। ठीक है, थोड़ा सा कई बार न्यूक्लियस के पास भी आता है। ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। ठीक है, अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये जालिका जाला जैसा है ये। ठीक है, इसको जालिका तभी बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक तो फ्रेमवर्क बनाता है सेल में, एक ठीक है नेटवर्क जैसा बनाता है। साथ में ये दो तरह का है, एक होता है SER दैट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है RER दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ क्या है और रफ क्या है। जो रफ है उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है राइबोसोम्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स और राइबोसोम्स जो है आपकी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे लिपिड्स पर फैट्स बनते हैं। किसका निर्माण होता है, फैट्स का। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें किसका निर्माण होता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स है तो यहाँ पे प्रोटीन्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ER में लिपिड्स और प्रोटीन्स बन रहे हैं, फिर वो यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, आपकी कोशिकाओं में चले जाएंगे। लिपिड्स और प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स है साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। ठीक है, और साथ में नेटवर्क जैसा बना रहा है। तो ये काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। याद रखिए, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ। स्मूथ एंड रफ। रफ में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन बना रहे हैं, इसलिए इसको रफ बोला जाता है क्योंकि इसकी जो आउटर सरफेस में राइबोसोम है, इसलिए इसको खुरदरा बना जाता है। खुरदरी अंतर्द्रवीय जालिका भी इसको कहा जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद दूसरा आता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, सेकंड इज गोल्जी बॉडीज। अब गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडीज़ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही न्यूक्लियस के पास इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। इनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सिस्टर ने। ये गोल्जी बॉडी है आपकी। न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें भी लिपिड्स और प्रोटीन्स का निर्माण होता है। और जैसे ही निर्माण होगा यहाँ से ये टूट जाएगा, अलग से ये वैक्यूल्स बन जाएंगे। मतलब क्या बन जाएंगे? ये सेल वैक्यूल्स, जिनमें प्रोटीन्स और लिपिड्स प्रेजेंट होंगे और साइटोप्लाज्म में ये फिर मूव करेंगे, वहाँ साइटोप्लाज्म के हर एक पार्ट तक ये पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी। कैमिलियो गोल्जी, ठीक है, इसने की थी। तो ये दो पार्ट हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा अंगक हो गया गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ के बाद हम तीसरे पे आएंगे। अब तीसरे है लाइजोसोम्स। ठीक है, तीसरे कोशिका अंगक है हमारे पास लाइजोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए थर्ड वन, लाइजोसोम्स। अभी जो लाइजोसोम्स है, लाइजोसोम्स कहाँ? ये भी लाइजोसोम्स जो है ये भी कोशिका में ही, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। अब ये जो लाइजोसोम है ये क्या काम करते हैं? लाइजोसोम जो है इनको याद रखें, सुसाइडल बैग्स क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग्स या आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है लाइजोसोम को? क्योंकि लाइजोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, अगर जैसे ही मान लो आपकी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है, मर जाती है, हो जाता है ना कई बार, एक्सीडेंट हो गया, आपकी बॉडी की जो लग गई, वो जो कोशिकाएं सेल्स, उनका क्या होगा? वो डेड हो जाएंगी, है ना। जो डेड हो गई उनका क्या होगा फिर? वो कहाँ जाएंगी? जो डेड सेल्स होते हैं उनमें जो लाइजोसोम्स होते हैं वो फट जाते हैं। जो डेड हो गए ना सेल्स हमारे, उनमें के अंदर जो लाइजोसोम्स होंगे वो फट जाएंगे, और जब वो फटते हैं उनके अंदर ऐसे एंजाइम उपस्थित होते हैं जो अपनी ही कोशिका को क्या करते हैं? खा जाते हैं, पचा लेते हैं। समझ में आई बात? अपनी ही कोशिका को वो पचाने की शक्ति रखते हैं। ऐसे एंजाइम्स लाइजोसोम में उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि व्हाट आर सुसाइडल बैग्स, देन यू कैन राइट lysosomes because they contain such enzymes which digest its own cell। ठीक है, अपनी ही कोशिका को वो खा जाते हैं। अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई, टूट फूट गई, डैमेज हो गई, तो वो लाइजोसोम उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो लाइजोसोम्स के बाद आगे मैं बात करूँगी माइटोकॉन्ड्रिया की। फोर्थ वन, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेल का। देखिए एक माइटोकॉन्ड्रिया मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। आउटर ही इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड होती है, जो फोल्डेड पार्ट है उसको क्लिस्टे कहा जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो राइबोसोम्स, और दूसरे इसमें अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए मीन्स अपना हेरिडिटी मटेरियल इसमें प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण ये अपने प्रोटीन भी खुद बना लेता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोटीन का निर्माण भी करता है, साथ में डीएनए मीन्स इसमें अपना हेरिडिटी मटेरियल भी है। ठीक है, और ये हो गई एक बात माइटोकॉन्ड्रिया की इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसमें राइबोसोम्स है और डीएनए है।
एक इम्पॉर्टेंट और बात है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस का मतलब बिजली घर, कोशिका का बिजली घर। अब माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस या बिजली घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी हमने खाया है ना, उसके बाद रेस्पिरेशन हुई हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन के दौरान आपको पता है क्या एनर्जी बनती है। वो जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी बनी ना खाना खा के, जो भी हमने लिए, अपने सप्लीमेंट्स लिए, इनटेक की, तो उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस रूप में ऊर्जा संग्रहित हो जाती है एटीपी की माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको क्या बोला जाएगा फिर? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, ठीक है। अब जो प्लास्टिड्स हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाएंगे? प्लांट सेल्स में। प्लास्टिड्स जो हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। प्लास्टिड्स कलर प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं, दो तरह के प्लास्टिड्स हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सेल में, प्लांट सेल्स में दो तरह के प्लास्टिड होते हैं। प्लांट सेल में ही प्लास्टिड पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कलर प्रोवाइड करेगा प्लांट्स को। कलर आपको देखा होगा, फूल वाइट कलर के, येलो कलर के, है ना, पिंक कलर के, रेड कलर के, कितने कलर्स के फ्लावर होते हैं हमारे पास, है ना। तो वो कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर। फ्रूट्स कितने कलर के हैं आपके पास, फ्लावर कितने कलर के हैं, लीव्स के भी डिफरेंट कलर पाए जाते हैं, है ना। तो वो कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। और प्लांट सेल्स में जो भी लिपिड्स, फैट्स, स्टार्च स्टोर होता है वो क्या है? वो कहाँ पे होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, स्टोरेज कहाँ होती है? ल्यूकोप्लास्ट में, प्रोटीन की, फैट्स की, स्टार्च की। तो ये दो तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं। और प्लास्टिड में भी अपना डीएनए होता है और अपनी प्रोटीन इनमें बनती है, राइबोसोम होते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि नेम द सेल ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो आप दो के नाम बता सकते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों में अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो ये बात होगी प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स के बाद सॉरी, अब मैं बात करूँगी वैक्यूल्स की, ठीक है। वैक्यूल्स, ये आ गया हमारे जो वैक्यूल्स हैं, ठीक है। इस तरह के वैक्यूल्स जो सेल में पाए जाते हैं, इनमें फ्लूइड मटेरियल, प्रोटीन, फैट्स इनमें स्टोर होते हैं, ठीक है। मतलब एनिमल सेल्स में बहुत सारे होंगे, प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है। देखिए ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आ गया, तो ये प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल का मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, आपको पता है इसके बाद सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है ना। फिर जो वैक्यूल है इसमें ये बहुत बड़ा होता है, इवन 50 to 90% जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट सेल में कौन बना देता है? ये वैक्यूल, ठीक है।
बाकी वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगी, ईआर भी होगा, सब स्ट्रक्चर होंगे। और इस वैक्यूल की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो साइड में शिफ्ट हो जाता है। समझ गए? प्लांट सेल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस को वो साइड में शिफ्ट कर देता है। एनिमल सेल में वो सेंटर में पाया जाता है। बाकी जो ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब इसमें वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये सेल वॉल आ गई है ना, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई है, ठीक है, और न्यूक्लियस। तो अगर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस भी है तो भी आप बता सकते हैं। तो वैक्यूल का डिफरेंस दे सकते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह कुछ डिफरेंसेस हैं जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स को अलग करते हैं। तो लास्ट में अब बात होगी सेल डिवीज़न की। क्या सेल डिवीज़न? अब जो हमारी कोशिकाएं हैं वो डिवाइड करती हैं। सेल डिवीज़न मीन्स कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिकाएं डिवाइड करती हैं। पहले आप छोटे से थे, बेबी थे, फिर बड़े हो गए, ग्रोन अप हो गए, तो सेल्स क्या हैं? कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। कुछ सेल्स डिवाइड कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है। कोई चीज़ कहीं कट फट जाए, टूट जाए हिस्सा, वो दोबारा से रिपेयर होता है। वो कैसे? क्योंकि सेल्स जो है रेगुलरली क्या कर रहे हैं? डिवाइड करते हैं, है ना। सेल कोशिकाएं विभाजित होती हैं तभी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है ना। और रिप्रोडक्शन होती है, उसमें भी सेल डिवीज़न होता है। तो सेल डिवीज़न जो है वो दो तरह का होता है। देखिए, माइटोसिस और मियोसिस, दो तरह का सेल डिवीज़न, माइटोसिस और मियोसिस। इसमें एक सेल जो है वो अपने जैसे दो सेल्स बनाता है। एक सेल अपने सेल से ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल्स है। क्या है ये? डॉटर सेल्स। इसमें दो बने। अगर इसमें दो क्रोमोसोम थे तो इनमें भी कितने आएंगे? यही दो क्रोमोसोम इनमें आएंगे। मतलब क्या हुआ? सिमिलर डिवीज़न। ये जो हमारे ऑटोसोम्स हैं ना, जो भी ग्रोइंग सेल्स हैं, ठीक है, डिवाइड करते रहते हैं। तो माइटोसिस में मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक है। पहले क्रोमोसोम नंबर डबल होगा, फिर जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें भी उतना ही क्रोमोसोम, फिर वो आधा आधा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, है ना। डिटेल में आपको बाद में कराया जाएगा, हाई लेवल की बात है ये, मतलब शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे एंड द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स, जो क्रोमोसोम नंबर कैसा आ जाएगा? हाफ। अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हैं, ठीक है, 2 हैं, तो यहाँ पे डॉटर सेल्स में एक एक क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द हाफ। ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है। और ये बाकी जो आपके दूसरे सेल्स होते हैं बॉडी के, उनमें होता है। और ये किस मियोसिस किस में होगा आपका? ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ताकि डीएनए का नंबर हाफ रह जाए डॉटर सेल्स में। और जब मेल फीमेल दोबारा से फर्टिलाइजेशन होगी तो आधे क्रोमोसोम उनसे और आधे क्रोमोसोम फीमेल से, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर फिर से क्या आ जाएगा? वही स्मूथ चल पड़ेगा, 2 के 2 फिर से बन जाएंगे। तो ये था सेल डिवीज़न में। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा। माइटोसिस हमारे जो सेल्स बॉडी के ग्रो करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयर में हेल्प करते हैं, उनमें पाया जाता है। और मियोसिस जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ मैं आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अंदिता गुप्ता आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।